Hello my dear students, today we will start a new chapter our environment. ठीक है, तो काफी आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स और छोटा भी है, इजीली हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं और इनिशियल क्लासेस में हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते भी हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? तो एनवायरनमेंट अगर हम सिंगल वर्ड में इसे डिफाइन करें तो एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग अस, ठीक है, जो हमारे आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, जो हमें सराउंड करता है, तो वही एनवायरनमेंट है। ठीक है, एनवायरनमेंट में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कुछ लिविंग कंपोनेंट हैं, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट हैं, इन्हीं के इंटरेक्शन से जो एनवायरनमेंट में, या हम कहें एक जो बायोस्फीयर है, एक जो लिविंग एक स्फीयर है, ठीक है, वो मेंटेन रह पाता है। ठीक है, बायोस्फीयर मैंने एक वर्ड यूज किया, तो बायोस्फीयर का मतलब बायो मींस लाइफ, स्फीयर मींस सर्कल। ठीक है, एक लाइफ का एक सर्कल जो हमारा जनरली एनवायरनमेंट ही है, जिसमें वेरियस नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, वेरियस लिविंग कंपोनेंट हैं, जो एक दूसरे में इंटरेक्ट होते हैं, जिससे जो बायोस्फीयर है वो स्टेबल रहता है और डायनेमिक रहता है। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस सिस्टम में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपको इनिशियल सी डेफिनेशन बताई एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म, as I told you, that is the physical and biological world. Physical means non-living, ठीक है, और biological means living, means plants and animals. ठीक है, is called the environment of the organism. उसे हम organism का environment कहते हैं। ठीक है, the environment include physical surrounding like soil, like water, light, ठीक है, and temperature, pressure, so on. And organism, जो living organism जैसे plants हैं, animals हैं और micro organism हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक है एबायोटिक, जिन्हें हम कहेंगे नॉर्मली प्लांट्स, जो सॉइल है, ठीक है, वाटर है, जो भी नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो बायोटिक है। ठीक है, तो द मटेरियल दैट बिकम्स यूजलेस, ठीक है, अब देखिए टर्म इसमें हम यूज कर लेते हैं वेस्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये टर्म नॉर्मली यूज होता है वेस्ट के बारे में, कि वेस्ट क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो वेस्ट क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एक टाइम पे हमारे लिए यूजफुल था, लेकिन राइट नाउ इट बिकम यूजलेसनेस। ठीक है, वो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं है, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट। ठीक है, तो डेली बेसिस की लाइफ में हम बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि वेस्ट है क्या। ठीक है, तो देखिए वेस्ट को हम जनरली टू टाइप में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पढ़ा भी हमने इनिशियल क्लासेस में कि द वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या डिकम्पोजर से इजीली डिकम्पोज हो जाए, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एग्जांपल के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि काउ डंग है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है, फ्रूट पील्स है, कॉटन जूट, वुल, टी लीव्स, ठीक है, लेदर है, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, लेफ्ट ओवर जो भी है एग्रीकल्चर का, वो सभी बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इसको डिकम्पोज करेंगे, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एनवायरनमेंट क्लीनर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन बायोलॉजिकल प्रोसेस वेरियस माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, ये इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे डिकम्पोज करते हैं? जनरली ये कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करेंगे, जिससे वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सब्सटेंस है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो इजीली डिकम्पोज हो जाए। अब बात करते हैं उनकी जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, तो द वेस्ट मटेरियल दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जांपल है? देखिए प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स हैं, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, ठीक है, डीडीटी, ठीक है, डीडीटी कॉमन एक पेस्टिसाइड है जो यूज होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ठीक है, इसके अलावा मर्करी है, लेड है, तो ये सभी जो हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है और हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होकर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं, ये जनरली हार्मफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते और जिनसे नंबर ऑफ डिजीज या प्रॉब्लम्स कॉज्ड होती है। ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट वेस्ट इट एंड इट्स बेसिक आइडिया एंड इट्स टाइप। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, इकोसिस्टम क्या है, इसकी वेरियस कंपोनेंट्स क्या है? देखिए
Simply, an ecosystem includes all the living things. As I told you, एक ecosystem में सभी living things है, means plant and animal और microorganism also. In an area interacting with each other as well as the physical surrounding. Okay? तो ecosystem एक ऐसा area है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी living creature, means plants, animals और microbes interact करेंगे किसी भी non-living world से. ठीक है, मींस नॉन लिविंग वर्ल्ड के एग्जांपल में भी दे चुका हूं आपको. वाटर है, ठीक है, सॉइल है, लाइट है, प्रेशर है, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग. तो ये इंटरेक्शन क्यों होगा? इंटरेक्शन इसलिए होगा ताकि एक साइक्लिक मैनर में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, इन सभी चीजों का फ्लो हो सके. ठीक है, बिकॉज अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो हम नॉन लिविंग वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हैं. ठीक है, नॉन लिविंग वर्ल्ड से ही वो एनर्जी और या न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लिविंग वर्ल्ड में, फिर लेटर अगर लिविंग वर्ल्ड से फिर नॉन लिविंग वर्ल्ड में. तो एक साइक्लिक मैनर में प्रोसेस चलती है जिसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा भी है. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 2, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स. ठीक है, ये ऐसी साइकिल्स होती हैं जो साइक्लिक मैनर में न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में. इट मींस फ्रॉम नॉन लिविंग वर्ल्ड टू लिविंग वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो एक साइक्लिक मैनर में प्रोसेस चलती रहती है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है बायो जियोकेमिकल साइकिल में. तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इकोसिस्टम का कि जिससे एक इंटरेक्शन मेंटेन रहे और न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का सर्कुलेशन होते रहे. ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन एन इकोसिस्टम ऑल द बायोटिक मींस लिविंग एंड ऑल द नॉन बायोटिक, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस. ये इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन रहे इन द एनवायरनमेंट. सम एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम आर सच एज फॉरेस्ट, लेक, डेजर्ट, गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ओशंस हैं, सी हैं. फॉरेस्ट पे इसके एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, एन एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक ऐसा एरिया है जहां पे कोई भी लिविंग क्रिएचर रहता है, सरवाइव करता है, एडेप्ट करता है. तो उस एरिया को हम कहते हैं हैबिटेट. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है. ठीक है, और अगर मैं किसी वाटर में रहने वाले क्रिएचर की बात करूं तो उसके हैबिटेट एक्वेटिक है. ठीक है, तो ये हैबिटेट का मतलब कि ऐसा प्लेस जहां पे वो सरवाइव करता है, एडेप्ट करता है, रहता है. ठीक है, कोई भी लिविंग क्रिएचर. तो क्या डिस्कस किया हमने ये डिस्कस किया कि इकोसिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं और इकोसिस्टम में जो दोनों कंपोनेंट हैं उसके बायोटिक और एबायोटिक वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, ताकि वो मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे एनवायरनमेंट में. ठीक है, ओके. अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स के बारे में. देखिए, जनरली इकोसिस्टम को दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम. ठीक है, देखिए नेचुरल इकोसिस्टम एज इट्स नेम इंडिकेट नेचुरली. ठीक है, इट मींस दैट द नेचुरल इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ रेगुलेटिंग. ये ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ खुद ही सस्टेन होगा, खुद ही रेगुलेट होगा. इट मींस इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है, thus operate in nature by themselves. नेचर ही से ऑपरेट करेगा. सो सिंपल, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन इन नेचुरल इकोसिस्टम. यहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. और नेचुरल इकोसिस्टम में जनरली हम एग्जांपल के फॉर्म में कह सकते हैं जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं. अब जनरली हम इसकी स्टडी को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्लासिफाई करेंगे. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड बेस्ड है. ठीक है, तो उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ओके, क्या होता है? इसके एग्जांपल है फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड्स इसके एग्जांपल है. ठीक है, अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की तो वाटर बेस्ड जो इकोसिस्टम है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है. जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ओशंस, ये सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम. ओके, जो खुद ही सेल्फ सस्टेन्ड है और सेल्फ रेगुलेट होते हैं. ठीक है, तो कॉमन सा डिफरेंस है दोनों के बीच में. एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, तो इंपॉर्टेंट वन है. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या जिसे हम कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. ओके, तो क्या है? देखिए, द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर मैन मेड एंड कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट. एग्जैक्टली, ये जो इकोसिस्टम है ये मैन से ही कंट्रोल होगा और मैन ही से रेगुलेट करेगा. द रीजन बीइंग
फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए इसे रेगुलेट करेगा। जैसे गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, ठीक है, एक्वेरियम है, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। या फिर हम कहीं पे आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के प्रोडक्शन के लिए, थर्मल पावर प्लांट क्रिएट करने के लिए। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो जनरली मैन अपने फायदे के लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप हैं इकोसिस्टम के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्लासिफाई करेंगे एंड नेक्स्ट एक्वेटिक में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं।